नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। हर एक लेक्चर मस्त देख रहे होंगे, हर एक क्लास कर रहे होंगे, हर एक पीडीएफ को पढ़ रहे होंगे और अपने जर्नी को स्मूथ बना रहे होंगे 12th क्लास में टॉप करने का। ठीक है, आपका सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, आपका सिलेबस डिस्कशन आ चुका है, आप लोगों ने सिलेबस डिस्कशन देख भी लिया है, हमने देखा। और उसके अलावा आज से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ईंट मानके एवं अस्थियां, ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ईंट मानके एवं अस्थियां, ईंट मानके अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के बारे में और इस चैप्टर में हम लोग देखने क्या वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का शुरुआत कैसे हुआ, कैसे उसका विस्तार हुआ, उसका खोज किसने किया, कैसे उसका विस्तार हुआ, कहाँ कहाँ तक फैला था, कौन कौन उनके जो मतलब उसका शासन व्यवस्था कैसे था, क्यों क्यों इतना मतलब पूरे विश्व की सबसे विकसित व्यवस्था सभ्यता जो कहा जाता है वो हड़प्पा सभ्यता को कैसे कहा गया। इतना आगे प्रखर सभ्यता इसके टाइम जैसा उस टाइम भी नगर सिस्टम, पानी का बहाव का सिस्टम और बार्टर सिस्टम, मतलब बोले तो मतलब अनाज रखने का, बांटने उठने का या फिर व्यापार करने का, ये सारे सिस्टम उस टाइम चलते थे। तो उस टाइम के सिस्टम के बारे में आज के समय में पढ़ने जा रहे हैं हम। आप समझ सकते हो आज के जैसा कल्चर, मतलब सामान तो इतना डेवलप नहीं था लेकिन हाँ कल्चर इतना डेवलप हो चुका था। ठीक है, चलो हम लोग का जो सिलेबस है उसमें देखना है, पहले हम लोग वो देख ले, उसके बाद हम चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, देखो आप बताओ एक चीज़ कि सिंधु घाटी सभ्यता है क्या। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन कौन जानता है? तो आप लोगों ने देखा होगा सामान्य तौर पे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये इसका दूसरा नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है बाबू? तो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम आपका क्या है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम जनरली हम लोग क्या कर समझते हैं, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। कौन सा सभ्यता बोलते हैं उसको? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, आगे देखो, हड़प्पा सभ्यता आपका वो जाना जाता है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो देखो ये आपका बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के जो सुतका गेंडौर जो आपका एरिया है, वहाँ से लेकर के आपका उत्तर प्रदेश आलमगीर तक, गिरपुर तक फैला हुआ है। सुतकेट सुतकागेंडौर से बलूचिस्तान से लेकर के और आलमगीरपुर तक फैला हुआ है। इधर अस इधर अहमदनगर जो आपका महाराष्ट्र में है, वहां से लेकर के और मांडा तक फैला हुआ है। इतना लंबा इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 12,99,600 60 वर्ग किलोमीटर, टोटल बोल 13 लाख वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। क्या कौन सा? तो सिंधु घाटी सभ्यता। आप समझ सकते हो कितना ज्यादा फैला हुआ है। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले आपको इसका खोज किसने किया था? तो हमारे दयाराम साहनी जी, दयाराम साहनी जो है उन्होंने इसका खोज किया था। ठीक है, सो जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका खोज दयाराम साहनी ने किया था। और अ, आगे चल के इसका खोज राखालदास बनर्जी ने, मोहनजोदड़ो, आगे चल के मोहनजोदड़ो का खोज राखालदास बनर्जी ने किया। तो ये जो हमारा है ना, ये ऐसा विस्तार में फैला हुआ है। अब देखते हैं हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कितना फैला हुआ है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता समान तौर पे भारत में या फिर पूरे जितना है वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख कृषि स्थल, वो तो कृषि के लिए नहीं इतना ज़्यादा फेमस है। तो फैला कहाँ कहाँ तक है? आपका हड़प्पा से लेकर के, हड़प्पा, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, सुरकोट गेंडा या फिर धौलावीरा, लोथल और रंगपुर तक फैला हुआ है। यहाँ से लेकर कर यहाँ तक पूरा टोटल फैला हुआ है। ठीक है, आपका सिंधु घाटी सभ्यता कितने इसके प्रमुख जो पूछे कैसे स्थल कौन कौन सा है, तो एक आप बोल दीजिएगा, मतलब फैला कहाँ तक है? हड़प्पा, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो, चुनहोदड़ो, धौलावीरा, सुरकेट केंदा, लोथल और रंगपुर, इतने आपके पूरे टोटल हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि इसका हड़प्पा सभ्यता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इन सब में भी सबसे ज़्यादा डेवलप आपका कौन सा था बाबू? तो इन सब में भी सबसे ज़्यादा डेवलप आपका कौन सा था? हड़प्पा था। सबसे ज़्यादा आपका डेवलप हड़प्पा था और इसलिए इसका हड़प्पा सभ्यता भी नाम पड़ा और सबसे पहला खोजा भी यहीं गया था, हड़प्पा सभ्यता। चलते हैं अब आगे। देखो आपको हड़प्पा सभ्यता में बहुत सी चीज़ें पढ़ना है। जैसे आप लोग देखे होंगे हड़प्पा सभ्यता के ईंट के बारे में आपको पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता का जो ईंट है उसके बारे में आपका चैप्टर ये ईंट मानक एवं अस्थियां, ईंट के बारे में पढ़ना है ना। ये देखो ये उस टाइम जो ये ईंट है इतने बारीक बारीक, आज के जैसे जमाने के जैसे वहाँ पे भी उस टाइम ईंट बनते थे, वो कैसे बनते थे, यहाँ तक कि पक्के ईंट भी मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में। तो इतने मतलब डेवलप उस टाइम जो कल्चर था वो कैसे हो गया था उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ईंट के बारे में देखना है। उसके बाद देखना है कि जो आप लोग वहाँ पे देखे होंगे बहुत सी जो अस्थियाँ मिली हैं, जैसे कुछ हड्डी कंकाल मिले हैं, कुछ खंडहर टाइप का मिला है, कुछ आपका बोल सकते हैं कि टोकन टाइप का, मतलब जो वहाँ पे पहले चलता था वो मिले हैं। और कुछ यहाँ पे जैसे ड्रेनेज सिस्टम टाइप का मिला है और कुछ अभी भी खोजा जा रहा है। तो ये सब चीज़ आपके हड़प्पा सभ्यता में मिल रहे हैं। ठीक है,
और देखो हड़प्पा सभ्यता में बहुत से आपको सिंबल मिले, जिससे उस टाइम ये मानना था कि लोग धर्म जाति होती को भी मानना स्टार्ट कर दिए थे। लोग पशुपति की पूजा कर रहे हैं, लोग अपने अपने धर्म का प्रतीक बना रहे हैं, नारियों की पूजा हो रहा है, जानवरों की माना जा रहा है, जानवरों का पूजा हो रहा है। ठीक है, ये सब आपको मतलब हल्का हल्का आपको व्यू देते रहता है कि हड़प्पा सभ्यता में पढ़ना क्या है। जब एनसीईआरटी आपको पढ़ाएंगे तो एकदम माइंड में सीधे जाएगा, तो अभी आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो ये देखो हड़प्पा सभ्यता में ये सब हो रहे हैं। उसके बाद चलो, उसके बाद हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में उस टाइम आप लोग हथियार बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, या लोहे से बना और बोन से बना, ये सब आपके जो कुछ बोन से बने हैं, कुछ लोहे से बने हैं, ये सब जो आपके हथियार है ये उस टाइम के विकसित किए गए हथियार है। ठीक है, जो अभी आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलो अब इतना आप लोग खत्म हुआ, अब चलते हैं हम आपके अपने एनसीईआरटी स्लाइड पे, जिससे आपको पढ़ के समझ में आएगा कि हड़प्पा सभ्यता का शुरुआत कैसे हुआ, ईंट क्या है, वहाँ पे माने की जो अस्थियाँ निकली वो उसका कैसे पता लगा गया, वहाँ पे क्या क्या मतलब नए नए यूनिक चीज़ थे जिसको आगे हम कंसेप्ट के तरीके से पढ़ते थे। आप लोग क्या आप लोग तैयार हैं? तो लेट्स गो एनसीईआरटी। आप लोग तैयार हैं अपने एनसीईआरटी को जीने के लिए, सीखने के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा जो एनसीईआरटी है उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। देखो हम लोग का जो पढ़ना है ईंट मानके एवं अस्थियां, क्या है ईंट, क्या है मानक, क्या है अस्थियां, इस सब के बारे में हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलो अब वो ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हम लोग को पढ़ना है। अब जो इस जो तुम मोहर को देख रहे हो, इस मोहर को, ये किस चीज़ का मोहर है? ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में आगे देखते चलना है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे और पढ़ते हैं उसको बेहतरीन ढंग से। ठीक है, हड़प्पा की जो हड़प्पाई मोहर है ये संभवतः हड़प्पा एवं सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे विशिष्ट और पूरा वस्तु है। ठीक है, देखो हड़प्पा सभ्यता के मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के टाइम में आपने जो मुहर देखा, जो आपने बहुत सी चीज़ें देखेंगे, मुहर वुहर देखे, वो कैसा है? वो बहुत एक वस्तु था, बहुत एक मतलब पूरा वस्तु है, बहुत बढ़िया, बहुत बोले तो एक यूनिक वस्तु है। उस टाइम मोहर, उस टाइम सिक्का उक्का पैसा वैसा चलता था, उस टाइम बोले तो मुद्रा का विकास हो चुका था उन लोगों के लिए। ठीक है, सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मुहरों का एक चीज याद रखना, कौन सा पत्थर? तो सेल खड़ी नामक पत्थर, ठीक है, से बनाई गई इन मुहरों का सामान्य रूप से जानवरों के चित्र का तथा ऐसे लिपियों के चिन्ह उत्कीर्ण है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा मतलब जिस जो भी मोहर आप देख रहे हैं इस पे सेल खड़ी नामक जो पत्थर है, सेल खड़ी कौन सा पत्थर है? तो सेल खड़ी नामक पत्थर पे ये जो कौन सा भाषा में कौन से लिपि में लिखा गया है इसको अभी तक पढ़ा जाना संभव नहीं है। जो पढ़ लेगा उसको लाखों का इनाम है। अगर आप में से कोई इसको पढ़ पा रहा है तो जरूर पढ़े और जाए बताए, आपको लाखों करोड़ों का इनाम मिलेगा। देखो सेल खड़ी जो नामक पत्थर, तो उस पर कैसे ये देखो जानवरों का चिन्ह, जानवर इस पे बनाया गया है, जानवरों का चिन्ह है, सील है। उसके अलावा ये जो इस पे है बहुत सी जैसे मछली टाइप का दिख रहा है, ये किस भाषा में लिखा गया है इसको अभी तक पढ़ा जाना संभव नहीं हो पाया है। फिर भी इस क्षेत्र के कुछ समय, इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पूरा वस्तु जैसे अनेक आवासों, मृत भांडों और आभूषणों औजारों के जरिए हम लोगों ने उनके साक्ष्य के बारे में, उनके माध्यमों के बारे में हम लोगों ने बेहतरीन ढंग से समझ लिया है। मतलब हम लोग जान पा रहे हैं कि वो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे जीते थे। उनके जो पुरातत्व खुदाई के जरिए हम लोग देख लिए हैं कैसे जब उनका खुदाई हुआ वहाँ पे क्या क्या निकला, वो पॉटरी निकला, वहाँ से जो कुछ मुहर निकले, ये सब चीज़ें हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो लोग इस चीज़ का यूज करते थे। तो कैसे कैसे संभव हो पाया है? तो वो संभव हो पाया है हमारे कुछ उनके कुछ आभूषणों से, कुछ औजारों से, कुछ मुहरों के एक दूसरे से, एक स्थान के मुहर दूसरा स्थान पे मिला है। तो इससे समझ में आ पा रहा है कि वो लोग व्यापार भी करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब एक सभ्यता से दूसरे सभ्यता में भी एक जगह का दूसरे जगह पे मोहर मिला है। तो इससे सीधे पता चल रहा है कि वहाँ पे व्यापार होता था। ठीक है ना, उसके अलावा हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में, ओए चलो हम देखेंगे आगे कि उस टाइम भी
जो उस टाइम उतना पुराना टाइम था, उतना पहले भी उतना विकसित, उस टाइम उतना विकसित सभ्यता कैसे हुआ, हम यह अवशेषण करेंगे कि पुरातत्व व साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है, ठीक है, और इन व्याख्याओं से कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है, और निश्चित रूप से इन सभ्यताओं के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है कि हमेशा ही रहे। देखो, ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इससे समझने क्या क्या वाले हैं, ये हमारे एनसीईआरटी में बताया जा रहा है कि हम इस चैप्टर पर पुरातत्व की जानकारी कैसे कहते हैं, कैसे उनसे जो साक्ष्य मिलता है उसके व्याख्या की, कैसे उसको समझा जाता है, कैसे उसके बारे में रिसर्च किया जाता है, कार्बन डेटिंग प्रक्रिया क्या होता है, कैसे उसको मतलब समझा जाता है कि ये कितने पुराने हैं, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग इसमें पढ़ना है, ठीक है। और देखो, सभ्यता पूरा जो हड़प्पा सभ्यता है उससे बहुत सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं जिसको आज भी पढ़ा जाना असंभव है। जिसे अभी तुमको हम ऊपर दिखाए थे, जिसे तुम अभी देख सकते हो इस पिक्चर को, जो एनसीईआरटी की बुक में लिखा है, दिया है, क्या तुम इसको अभी तक डिकोड कर पा रहे हो? इस पे लिखा क्या है, ये जो कुछ लिखा हुआ है इसको अभी तक पढ़ा जाना संभव नहीं है, और इन फ्यूचर जैसा है उस टाइप का लग रहा है कि आगे भी पढ़ा जाना संभव नहीं है, रहेगा, शायद ना ही रहे, ठीक है। अब इसका पारिभाषिक शब्द कुछ स्थान और कुछ काल के बारे में देखते हैं। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता, एक सेकंड, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातत्व वैदांतिक एवं सांस्कृतिक शब्द का प्रयोग पुरा वस्तु के ऐसे मुहर के लिए करते हैं जो विशिष्ट शैली के होते हैं और कई सामान्यतः एक साथ एवं विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के कालखंड में संबंध पाए जाते हैं। देखो, जो आपके पुरातत्व जो होता है, ये आपकी संस्कृति के बारे में, आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है संस्कृति के बारे में, उसकी एक विशिष्ट शैली, वहाँ पे जो विशिष्ट तरीके से लोग जो रहते थे, वहाँ का विशिष्ट जो शैली था उसके बारे में बताते हुए, और समानतः एक साथ जो एक विशेषण भौगोलिक क्षेत्र है उसके बारे में जाहिर करता है। कैसे आपको जब फर्स्ट वाला पिक्चर दिया था, कैसे वहाँ पे जो पूरे लोग थे वो कैसे अपनी सभ्यता के साथ विकसित होते गए, धीरे धीरे कैसे वो आगे बढ़ते गए, उसके बारे में बता रहा है। वो एक कालखंड के बारे में बता रहा है, मतलब वो एक समय चक्र के बारे में बता रहा है कि उस टाइम इतने पहले लोग कैसे इतना विकसित हो गए थे, कैसे इतने समझ रहे थे, कैसे उनके पास इतना ज्ञान था, कैसे उन्होंने नगरों का विकास कर लिया था, कैसे वे मतलब ड्रेनेज सिस्टम बना लिए थे, मतलब बोले तो नाली वाला, नाली जैसे हम लोग शहर में आप लोग देखे हो नाली का रास्ता रहता है, वैसे उस टाइम नाली बन गया था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरा वस्तुओं के में मुहर, मानक, ईंट और पत्थर के फलक और पकी हुई ईंट सम्मिलित है। आपको हम बताए थे कि अभी ईंट पकना स्टार्ट हुआ है, लेकिन फिर उस टाइम भी हड़प्पा सभ्यता में भी आपको ईंट, पका ईंट मिलता था, जिससे आपको जो घर दिखाए थे हम लोग स्टार्टिंग में फिगर जो दिखाए थे उसमें आपको हम दिखाए थे कि पके ईंट से बने घर दिख रहे थे, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में उस टाइम भी पके हुए ईंट का प्रयोग किया जाता, उस टाइम में पके ईंट, मुहर, बालू, बाट, ये सब चीज़ से अभी पता चल रहा है, पत्थर के फलक से, जो फलक मतलब बोले तो पत्थर के जो टुकड़े हैं उनसे पता चल रहा है कि बहुत पुराने हैं, इनका साक्ष्य मिल रहा है और धीरे धीरे इनको समझा जा रहा है। ये वस्तु तो अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान और पाकिस्तान और गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिले हुए हैं, एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है, ठीक है। आपको जो हम समझा चित्र पहले दिखाए थे उसमें हम दिखाए थे कहाँ से कहाँ तक विस्तार हो रहा है, बलूचिस्तान से कहाँ तक दिखाए थे, गुजरात से जम्मू कश्मीर तक दिखाए थे, इतना मतलब लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था, 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था, 3 था कि 6 था, वहीं था, ठीक है, उतना में फैला हुआ था, और वो आपको दिखाए थे। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान पर है जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, ठीक है। आपको बता देना, हड़प्पा सभ्यता सबसे विकसित, इनमें से भी सबसे विकसित थी, और सबसे पहले खोजी कौन गई थी? हड़प्पा सभ्यता, इसलिए इस संस्कृति का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, ठीक है, के नाम पर किया गया। इस काल में का निर्धारण 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में किया गया, 2600 से 1900 ईसा पूर्व में इस काल का निर्धारण किया गया। जो बोले तो हड़प्पा सभ्यता का जो निर्धारण है कब किया गया? 2600 से 1920 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले के काम समय को क्या कहा गया? ईसा पूर्व कहा गया। तो उस टाइम इसका खोज किया गया, ठीक है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में भी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक एवं परिवर्तित हड़प्पा कहा जाता है। देखो, ये जो संस्कृतियाँ खोजे जा रहे थे, इन संस्कृतियों के बारे में बताया जा रहा था, देखा जा रहा था, तो उस टाइम इसके पहले और इसके बाद में भी कुछ संस्कृतियों का पता चला, जिसको आरंभिक एवं परिवर्ती हड़प्पा सभ्यता के नाम से दिया जाने लगा, ठीक है। इन संस्कृतियों में हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। तो इन जो संस्कृतियाँ हैं, इन जो सभ्यता है, इनमें से
जो आपको बताए थे कि जो सबसे विकसित थी वो हड़प्पा सभ्यता थी, इसलिए इसको हड़प्पा संस्कृति करके उनसे अलग किया जाए, ताकि ये एक लगे जो हड़प्पा सभ्यता ये जो हमारा है वो एक अलग एक प्रमुख टाइप का लगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो देखो कुछ मानक है, कुछ बाट है, कुछ फलक है, अर्थात अब देखो ये जो आप देख रहे हैं कुछ बाट है, ये मतलब बाट बोले तो आपका पोएट्री टाइप का जो जो बोले कि मतलब एक वस्तु को रखने के लिए, जैसे आप लोग सिगार देखेंगे, आप लोग घर में दौड़ी उड़ी कटोरा वटोरा देखते थे, उस टाइम कुछ पोएट्री टाइप का था। उस बाट है, कुछ ईंटें हैं, ये देख रहे हैं आप, ईंट और कुछ आपकी फलक है जो लोहे सॉरी पत्थर से जो टुकड़े होते हैं ना, पत्थर के टुकड़े जो बने थे वो आपके कुछ फलक है। तो आपके कुछ बाट है, कुछ फलक है, ये सब आपके उस टाइम हड़प्पा सभ्यता में देखो इतने रंगीन पोएट्री आपके बन रहा है, इतने चमकदार, इतने डिजाइनफुल, इतने अलग अलग तरीके के डिजाइन वाले, इतने पके हुए ईंट आपके बन रहे हैं। तो ये सब दिखा रहा है कि हमारी जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कितनी विकसित हो चुकी थी, कितने आगे बढ़ चुकी थी, ये सब चीज़ के बारे में हमको बता रहा है। ठीक है ना, अब चलो आगे चलते हैं हम लोग। देखो आपको पहले कुछ बता देते हैं, उसके बाद ले चलते हैं आपको मैप पे पढ़ाने। ठीक है, अब देखो जैसे अंग्रेजी में बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट अर्थात बिफोर क्राइस्ट मतलब क्या, सेकंड, हाँ ठीक है, बिफोर क्राइस्ट जो ईसा मसीह का जन्म था ना, उनके जन्म से पहले के लिए क्या लगता है, ईसा पूर्व, या बोले तो बीसी, बीसी बोल सकते हैं आप उसको, या फिर ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व, ये आप कोई भी इसमें से यूज कर सकते हैं। ये आपके जो ईसा मसीह की जो जन्म है उसके पहले यूज किया जाता है। कभी कभी आप तिथियों में एडी देखे होंगे, एडी मतलब एनो डोमिनी। एनो डोमिनी क्या होता है, तो ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है ना उसको एनो डोमिनी कहा गया। ठीक है, ये दोनों नाम लैटिन शब्द है, लैटिन शब्दों से बना है। ठीक है, और तथा इसके तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से पूर्व है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी जो पाषाण युग के टाइम का था उसके बहुत पहले के जो न्योपैथिक यूज एज है उस टाइम का हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आजकल एडी के जगह एडी के ये देख रहे हैं, आजकल एडी की जगह पे सीई का यूज कर रहा है, और बीसी का बिफोर क्राइस्ट और एना क्राइस्ट। ठीक है, ये सब आपका यूज हो रहा है, बीसी की जगह पे बीसीई का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, सी का, अरे ऊपर दे, रुक जाओ ऊपर करने दो। ठीक है, सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, सीई मतलब कॉमन एरा, सीई मतलब कॉमन एरा, सीई मतलब कॉमन और एरा। ठीक है, और बीसीई का मतलब बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा। पहले बोलते थे एडी एनो डोमिनी, और एनो डोमिनी जो बाद में आ गया, और ईसा मसीह पूर्व मतलब बीसी बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अब क्या चल रहा है, सीई मतलब कॉमन एरा और बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। जैसे आप लोग देखे होंगे इंग्लिश जैसे लैंग्वेज बहुत जगह समान हो गया है, वैसे ही कॉमन एरा भी विश्व के बहुत से देश, जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियनिटीज है, तो सबका अपना अलग अलग मानना है। वो कह रहे हैं कि हम क्यों ईसा मसीह के ही जन्म को क्यों माने कि हमारा वहाँ से है, वहाँ से ही हो रहा है, वहाँ से ऐसी मतलब हम साल वहाँ से ही काउंट क्यों करें। तो इसलिए इन सब मुद्दों को नजर रखते हुए एक तैयार किया गया, कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा मतलब सबके लिए कॉमन एरा, और बिफोर कॉमन एरा मतलब कॉमन एरा से पहले। ठीक है, तो वो सब देखो। इसके बाद हम लोग चलते हैं, कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सीई एनाटॉमी जो समय आपका निर्धारण है वो सब समझ में आ गया। अब चलो आगे देखो, कभी कभी अंग्रेजी में बीपी का अक्षरों का प्रयोग किया जाता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, बिफोर प्रेजेंट। इस पुस्तक में हमने बीसीई के लिए ईपी ईसा पूर्व और सीई के लिए ई तथा बीपी मतलब सी, जो देखो सी में घुमा फिरा का नहीं, इस जो हम लोग पुस्तक पढ़ने वाले हैं इसमें बीसी के लिए ईसा पूर्व मतलब बिफोर कॉमन एरा के लिए आप लोग यूज करेंगे ईसा पूर्व, जो मतलब बोल सकते हैं ईसा पूर्व, या फिर बिफोर कॉमन एरा, या फिर बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, जो उनके जन्म ईसा मसीह के जन्म के जो पहले का टाइम था उसको यूज करेंगे बीसी के लिए। बीसीई के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, तो वो यूज करेंगे जन्म ईसा मसीह के जन्म से पूर्व मतलब ईसा पूर्व। ठीक है,
और वर्तमान से पहले के शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग मैप पे कुछ देखते हैं। बाबू, आपको हम मैप दिखाए थे, उस टाइम भी बताए थे कि आप ये देख सकते हैं, आपका जो ये एक सेकंड, आपका ये सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये देखो, यहाँ से तुम्हारा बलूचिस्तान से होते हुए, तुम्हारा यहाँ पे गुजरात से होते हुए, और इधर जम्मू कश्मीर से होते हुए पूरा ही फैला हुआ है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से मुख होंगे, जैसे हड़प्पा हो गया तुम्हारा, और जितने भी, एक बात तो मिला ना कि जितने भी तुम्हारी सभ्यता है ना, वो कहाँ विकसित हुई हैं, तो किसी न किसी नदी के पास विकसित हुई, कोई ना कोई नदी या फिर कोई ना कोई जल स्थल, जहाँ से तुमको जल वल मिले, तुम्हारे जल जो प्रमुख स्रोत होती है जीवन की, वहाँ पे विकसित हुई है, कोई ना कोई नदी के पास विकसित हुई है। झेलम नदी के पास विकसित हुई है, या फिर रेगवारा नदी के पास, या फिर चनहुद्रो है, या फिर बालाघाट है जो अमरावती नदी के पास है। ठीक है, ये सब हमारे हैं। ठीक है, गंगा नदी, या फिर सुतकंडौर। अब चलो हम लोग जो मैप देख लिए, मैप आप लोग हम पहले पढ़ा चुके थे, इसलिए मैप पे उतना नहीं दिखा रहे हैं। अब देखो आरंभ करते हैं। इस क्षेत्र जो है आज कुछ देखते हैं हम लोग, पहले इधर देखते हैं, तब हम लोग चलेंगे एथिक के बारे में पढ़ने। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग जो हमारा ईसा मसीह का, अरे जो ये हमारा जो आरंभ होता है हड़प्पा सभ्यता का। अब चलते हैं हम लोग आरंभ करने। हड़प्पा सभ्यता का आरंभ हुआ कैसे, कैसे उसका विस्तार हुआ, कैसे उसका क्या हुआ, निर्वाह करने के तरीके क्या थे, इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना। देखो आरंभ कैसे हुआ। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इस क्षेत्र में जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसके विकसित होने से पहले बहुत सारे संस्कृतियां जो अस्तित्व में थी, बहुत सारी संस्कृतियां थी। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले यही है, ये थी, लेकिन इस टाइम पे सबसे ज़्यादा विकसित ये संस्कृतियाँ थी। ये संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मृतभांड शैली और संबंध थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन और कुछ शिल्पकारों के साक्ष्य भी मिलते हैं। लेकिन ये जो संस्कृति हमारी हड़प्पा सभ्यता, ये इसलिए विकसित ज़्यादा, ये इसलिए इतना ज़्यादा चर्चित हो गई क्योंकि इस टाइम जो संस्कृतियाँ थी वो इतनी विकसित नहीं थी जितनी ये विकसित है। ठीक है, इनमें बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार के रचनाएं लगभग न के बराबर होते थे। ठीक है, जो और कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने और एवं संकेतों के से तथा कुछ अन्य स्थानों पर के त्याग दिए जाने के ऐसे प्रतीत होते हैं। ठीक है, देखो हड़प्पा सभ्यता के पहले बहुत सारी संस्कृतियाँ थी जिनका साक्ष्य में मिलता है। क्यों? क्योंकि इनको जलाए जाने पर, या फिर अगर जैसे जब पानी वहाँ के आसपास, जैसे नदी है, कोई नदी सूख गया तो वहाँ पे कैसे वहाँ पे आदमी रह पाएगा। उस टाइम कुआं वुआं था नहीं, कोई ज़्यादा सिस्टम था नहीं, बस पानी का सिस्टम, बस एक नदी था और झील झरना जो था वही था। तो उसी का आसपास हमारे जो मतलब सभ्यताएं बसी हैं, वहीं बसी। अगर कोई नदी सूख गया तो लोग वहाँ के अपने जो घर परिवार या फिर जो वहाँ पे जो बनाए हैं उसको छोड़ छाड़ के चले जाते थे। आमतौर पे वहाँ पे बहुत छोटे छोटे घर होते थे। ठीक है, कुछ स्थलें भी मिले हैं जिनको त्याग करके लोग को जाना पड़ा है। ठीक है, ये आपके आरंभ हो गया यहाँ से। कैसे कैसे आपका हड़प्पा सभ्यता का आरंभ हुआ, मतलब कैसे, इसके पहले भी बहुत से सभ्यताएं थीं। ऐसा नहीं है कि यही एक सभ्यता थी, इसके पहले बहुत से अस्तित्व में सभ्यताएं थीं। लेकिन ये जो सभ्यता है, इसका जो खास करके जो हुनर है, वो बोल सकते हैं बहुत उस टाइम से विकसित था। जितने भी उस टाइम सभ्यता थी, उनसे सबसे अधिक विकसित और कुशल सभ्यता यही थी। इनके निर्वाह करने के तरीके क्या थे, तो इनके निर्वाह करने के तरीके हमने देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति में कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ लोग प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृतियों के अस्तित्व में थे। देखो ये जो निर्वाह करने का तरीका था, ये यहाँ पे विकसित हुआ। जैसे कि जो प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ थी, वहाँ पे पहले से लोग रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता जो हमारा विकसित होने लगा। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं, सामान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद एवं जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, से भोजन प्राप्त करते थे। देखो उस टाइम के जो लोग थे वो अपना निर्वाह कैसे करते थे, तो रहने के लिए तो आप लोगों ने देख लिया, वो बहुत छोटा छोटा घर था, बहुत छोटे छोटे, मतलब कैसे कैसे, मतलब छोटे छोटे घर थे। और उनका जो फिक्स स्थान था, कभी छोड़ के चले भी जाते थे कुछ कारण के, तो रहना उनका वहाँ पे, मतलब मान सकते हैं आप एक टाइप का फिक्स था। ठीक है, रहा बात उनके पहनने का, उनके खाने पीने का, तो वो उस टाइम में जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो भोजन पे भी डिपेंड थे। बहुत से ऐसे पेड़ पौधे थे जिनसे वो अपने भोजन प्राप्त करते थे। उस टाइम के लोग जानवरों से भी लेते थे, जैसे गाय से, भैंस से, या फिर जो भी कुत्ता उत्ता पालते थे उनसे मांस वांस लेते थे, दूध लेते थे, गाय से दूध, बकरी से दूध, ये सब लेते थे, घोड़ा वोड़ा से, ये सब वो सब पालते थे। ठीक है,
और उस टाइम में जो लोग थे मछली का भी इस्तेमाल करना सीख गए थे, कैसे मछली का भी उसमें साक्ष्य मिला है आपको। हम जब दिखाए थे उस टाइम फिगर, आप लोगों ने देखा होगा, ये जो आपको दिखाए थे हम ऊपर, एक सेकंड देख लो, इसमें आपको ये जो दिख रहा है ना, ये किस चीज़ का फिगर है? मछली का ही ना है। तो इससे से कुछ मोहर से कुछ साक्ष्य ये जो जानवर का दिख रहा है, इससे पता चल रहा है कि उस टाइम के जो लोग थे वो क्या यूज करना समझ गए, वो मतलब जानवरों को पालन करना या फिर जानवरों से अपना काम निकालना, ये बहुत अच्छी तरीके से समझ गए थे। वो अपने भोजन में पेड़ पौधों के साथ साथ जानवरों का मतलब मांसाहार का, मीट मछली का, ये सब का यूज करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, ये सब आपके होते हैं निर्वाह करने के तरीके। आप देखो, जले अनाज के दानों और बीजों के खोज में पुरातात्विक विद्वान आहार संबंधित आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। ये देखो उस टाइम के जो मतलब अभी जो लोग थे जो अभी इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, समझ पा रहे थे, वो जो भोजन उस टाइम से प्राप्त हुआ है, तो जले अनाज, जो अनाज में आग लगने के कारण जल गया है, तो इससे पता चल रहा है कि वो उस टाइम के जो लोग थे वो मतलब भोजनों को पका करके खाते पीते थे, और उसको बढ़िया से मतलब पका करके भोजन को अच्छे ढंग से अनाज को उबाल करके बढ़िया से खाते थे। इतनी विकसित सभ्यताएं हो चुकी थी कि भोजन को पकाना खाना सब कुछ जान चुके थे। लोग मछली उछली का भी यूज करना समझ गए थे, और इससे हमें सफलता मिल पाई है। इसकी जानकारी से कैसे कि जो मतलब जो कार्बन डेटिंग के कारण वहाँ पे जो रुक गया है, मतलब जो भोजन का साक्ष्य बच गया है सड़ने के बाद, तो वो उसके कार्बन डेटिंग से पता चल पा रहा है कि उस टाइम के लोग भोजन किससे प्राप्त करते थे। आपको ऊपर हम मुद्रा दिखाए हैं, उससे पता चल रहा है। वैसे बहुत से साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चल रहा है भोजन को कैसे वो लोग प्राप्त करते थे। ठीक है, इनका अध्ययन पूरा वनस्पति करते हैं और प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, अब देखो चलते हैं हड़प्पा के स्थलों में। हड़प्पा के स्थलों में मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल भी शामिल है। हड़प्पा का जो सभ्यता है वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ देखने को मिले, जिसे आपको देखने को मिला गेहूं देखने को मिला, ठीक है, जौ मिला, पता चला तिल मिला, दाल मिला, ये सब जो बाजरा है, सफ़ेद चना है जो हम लोग यूज करते हैं, वो सब चीज़ देखने को मिले। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों में प्राप्त हुए थे। ठीक है, जो बाजरा का दाना है वो आपको कहाँ पे प्राप्त होता, तो गुजरात में प्राप्त होता है। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। चावल का दाना जो हम लोग में है ना, वो उस टाइम कम पाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पाए गए, पाए गए हैं लेकिन कम पाए गए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का भोजन क्या कैसे प्राप्त होता था बाबू, खास करके तो कुछ पेड़ पौधों पर वो लोग डिपेंड रहते थे, जानवरों पे डिपेंड रहते थे, बोले तो मछली उछली सब पे डिपेंड रहते थे। और उनके अनाज में क्या क्या चल रहे थे, तो गेहूं चल रहे थे, दाल चल रहे थे, जौ चल रहे थे, सफ़ेद चना चल रहा था, तिल चल रहा था, बाजरा चल रहा था। और बाजरा सबसे अधिक कहाँ पे मिला है, मतलब बोले तो खास करके वो आपके मिला है गुजरात क्षेत्र में। ठीक है, कोई दिक्कत। हड़प्पा के स्थलों में मिली जानवरों की हड्डियां एवं मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर की हड्डियां शामिल है। हड़प्पा की जो स्थल है वहाँ पे बहुत सी जानवरों की हड्डियां मिली है, जैसे भेड़ की, बकरी की, भैंस की, सूअर की। तो इससे पता चल रहा है कि उस टाइम के लोग जो थे इनको पालते थे, इनसे अपना भोजन का, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ग्रहण करते थे। जैसे भेड़ से ऊन भी लेते थे उस टाइम के लोग, अपना मतलब वस्त्र वस्त्र के लिए, अपने गर्मी के लिए, ठंडी से बचने उचने के लिए। और भोजन वोजन दूध दूध भी लेते होते थे अपना। ठीक है, पूरा प्राणी वैज्ञानिक अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययन से संकेत मिलता है कि ये जानवर पालतू थे। ठीक है, आपको जैसे हम बताया है कि इन जानवरों को पाला जाता था उनसे अलग अलग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। जंगली प्रजातियां वैसे बाहर सुअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। वहाँ पे जो घड़ियाल उड़ियाल, सुअर उअर, हिरन उरन का हड्डियाँ, जंगली जो सुअर होता है उसका हड्डियाँ मिला है। इससे पता चल रहा है कि वहाँ के जो लोग थे वो जंगलों के जानवरों में मतलब उनके साक्ष्य मिले, वहाँ के जंगली जानवर को भी शिकार किया करते थे। ठीक है, हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा, एक सेकंड, हम यह नहीं जान पाए हैं, ठीक है, हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा के जो निवासी है स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेट समुदायों के इन मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। देखो, आपके जो हड़प्पा सभ्यता में आपको बहुत सी चीज़ें मिली हैं, जिससे आपको बहुत से जानवरों का हड्डियां मिला है, कुछ जंगली जानवर के भी साक्ष्य मिले, जैसे घड़ियाल का, हिरण का। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि अभी तक पता नहीं चल पाया है
कि जो आपको साक्ष्य मिला है, जो आपको हड्डियाँ मिली है, वो क्या वहाँ हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले लोग ही शिकार करते थे, या फिर शिकार करने के अलावा वो लोग जो किसी और समुदाय के द्वारा जो मांस छोड़ा गया है उसको खाते थे। तो इसके बारे में भी कंफर्म जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, अब चलो, अब चलते हैं कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में। कृषि प्रौद्योगिकी मतलब कृषि के बारे में कितना वो लोग जानते थे, कितना कृषि के बारे में वो लोग समझ सकते थे, कितना समझे हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो, हालांकि आज अनाज के दानों में कृषि, एक सेकंड, आज दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया। दूसरा टॉपिक क्या क्या है? कृषि प्रौद्योगिकी। ठीक है, हालांकि आज अनाज के, एक सेकंड, हालांकि आज अनाज के दोनों दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों विशिष्ट की स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जाते हुए खेत के बीजों में छिड़काव किए जाता था? क्या किया जाता था कि जो खेत के बीज है उनका छिड़काव किया जाता था? क्या वो जानते जाते हुए मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मूर्णप्रत की इन इंगित करती है कि वृषभ के पशु की जानकारी थी। ठीक है, इस आधार पर पूरा तत्व वैज्ञानिक यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग होता था। देखो, कृषि प्रौद्योगिकी मतलब उनका यही था कि उनके पास सबसे जो अगर कोनो एडवांस हथियार था कृषि को, जो मतलब कृषि के लिए, तो उनके पास बैल था। इसका साक्ष्य मिला है। कैसे, कंफर्म तो नहीं कहा गया है, लेकिन जो उस टाइम का मोहर जो मिला है उसमें वृषभ बोले तो बैल का साक्ष्य मिला है, बैल का जो फोटो है वो मिला है। इससे पता चलता है कि वो लोग बैल का यूज करते थे अपने कृषि उर्षि में। ठीक है, साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों पर बनवाली हरियाणा में से मिट्टी से बने हुए हल के प्रतिरूप मिले हैं। ठीक है, देखो, बलूचि मतलब जो चौलिस्तान है वहाँ के, या फिर हमारे देश में जो हरियाणा है वहाँ पे बहुत से ऐसी जगह पे मिट्टी से बने हुए हल का भी साक्ष्य मिला है। मिट्टी से बने हुए हल की जो आकृतियाँ हैं वो भी मिली हैं। ठीक है, प्रतिरूप बोले तो आकृतियाँ मिली हैं। इनके अतिरिक्त पुरातत्वविदों ने कालिम्बंग, या फिर जो राजस्थान, कालिम्बंग कहाँ है? ये राजस्थान में, इसको याद रखना। कालिम्बंग जो आपका राजस्थान में है, राजस्थान नामक, अरे इसको कलर चेंज करने दो। कालिम्बंग जो आपका राजस्थान में है नामक स्थान, कालिम्बंग नामक स्थान पर जाते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ठीक है, कहाँ पे साक्ष्य मिला है? तो राजस्थान का जो कालिम्बंग है वहाँ पे खेत का साक्ष्य मिला है, वहाँ पे कृषि होने का साक्ष्य मिला है, वहाँ पे बैलों के जो प्रमाण है वो भी मिले हैं। ठीक है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों के संबंध है। ठीक है, संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं, अरे रे रे, कहाँ पे मिला है बाबू? तो अभी जो राजस्थान के जो कालिम्बंग है वहां पे मिला है, इसके बारे में साक्ष्य मिला है। ठीक है, चलो, जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के स्तंभ है, इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, और जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। देखो, जो कालीनबंग में जो मिला है वहाँ पे दो फसल जो दो समूह थे वो एक दूसरे को क्या करते थे, मतलब समकोण थे। वैसे पता चलता था कि इस टाइम जो थे वो दो फसल एक साथ उगाए थे। जैसे अभी आप लोग ने देखा होगा कि जो गन्ना बोआता है उसमें तोरी ओरी छीट दिया जाता है, या फिर उसके ऊपर कोई तेलहन या फिर दलहन का चीज़ चाहिए था। तो ये जो चीज़ थे, ये उस टाइम के भी लोग जानते थे कि अधिक कृषि के लिए, अधिक लाभ के लिए ये सब करना बहुत उपयोगी होता है। तो ये सब चीज़ वो लोग भी करते थे, तो इससे हम लोग को ये साक्ष्य मिलता है। ठीक है, पुरातत्व ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों के पहचानने में भी प्रयास किए हैं। पुरातत्व जो विदो है, मतलब जो बोलते हैं कि जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने देखा है, बताया है कि बहुत से ऐसे हथियार का यूज करें, जैसे हंसली का, खुरपी का, ये सब चीज़। जैसे क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हाथों में बिठाए गए पत्थर के फलकों के प्रयोग करते थे, या फिर धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। मतलब लकड़ी के जो होता है ना, उसमें पत्थर के जो फलक है, जिसे आपको हम ऊपर स्टार्टिंग में दिखाए थे, उसको यूज करके हंसुआ बना करके उसके बाद काटते थे, या फिर औजार, या फिर लोहा, या फिर तांबा, या फिर जो जस्ता है इसका यूज करके वो हथियार बना के तब काटते थे। अधिकांश हड़प्पा स्थल पर अर्ध सूक्ष्म
क्षेत्रों में स्थित है। जो अधिकांश हड़प्पा स्थल है वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सुतगोनई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ विशेष अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ठीक है, देखो बहुत से ऐसे हड़प्पा सभ्यता के बहुत से ऐसे स्थान है जहाँ पे सिंचाई करने की जरूरत पड़ती थी और लोग वहाँ पे सिंचाई करते थे। तो वो कैसे करते थे उसके बारे में हमको जानकारी यहाँ पे अभी नहीं मिला है, और आगे पढ़ेंगे तो मिलेगा। ठीक है, तो अधिकांश स्थल वहाँ पे अर्ध शुष्क रहते थे। यहाँ पे जैसे अभी धान उन बोआता है, गेहूँ बोआता है, तो यहाँ पे जो गेहूँ होता है वो ठंडी वाला मौसम होता है, लेकिन जो धान होता है वो गर्मी वाला मौसम होता है, तो उस टाइम पानी वानी देना पड़ता है। ठीक है ना, तो वैसे अर्ध शुष्क मौसम थे, उस टाइम बहुत पानी वानी की जरूरत पड़ता था। वो लोग पानी सिंचाई कैसे करते थे इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। अफगानिस्तान में जो सुतगोई नामक स्थान है हड़प्पा में, जहाँ पे हड़प्पा का स्थल है अफगानिस्तान में, वहाँ पे नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, जिससे पता चल रहा है कि हाँ वो लोग नहर भी बनाते थे। नदी के अलावा वो अपने से एक नहर का विकास, मतलब नदी से काट करके एक रास्ता बनाना, अपने खेत तक ले जाना, ये नहर का रास्ता होता है। ठीक है ना, तो उसका भी यूज करते थे, इसका भी अवशेष मिला है। ठीक है, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं मिला है। हमारे भारत में जो पंजाब और सिंध का एरिया है वहाँ पे नहीं मिला, पाकिस्तान के पंजाब में नहीं मिला है, सिंध में कहीं नहीं मिला। ये संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुआं से प्राप्त पानी का यूज लोग करते थे, कुआं से प्राप्त पानी प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि कुआं, ये देखो, अच्छा, खास करके जैसे हिंद और जो सिंधु है वहाँ पे आप लोगों को नहरों का जो सिस्टम है वो नहीं मिला है। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे जो नहर थे वो गाद के कचरा उचड़ा के कारण भर गए होंगे। ठीक है, तो उसका दोबारा सफाई वफाई ना किया गया होगा, दोबारा नहीं खुदवाया गया होगा, तो इसलिए उसका विस्तार दोबारा नहीं हो पाया, इसलिए वहाँ पे साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेकिन हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे कुएं ज़्यादा दिखे हैं, तो कुएं से वो लोग सिंचाई अपना करते थे। ठीक है, कुएं का प्रयोग सिंचाई में किया जाता। अतिरिक्त धौलावीरा जो गुजरात में है, ठीक है, कलिंगबंग कहाँ है, राजस्थान में है, धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है, इस बात को याद रखिएगा। से मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता। धौलावीरा के जो गुजरात में है उससे मिले जलाशयों का जो उपयोग था वो कृषि और जल संचयन हेतु किया जाता। ठीक है, पुरातत्व वस्तुओं का पहचान कैसे की जाती है, बोले तो आपको सिखाया, कार्बन डेटिंग प्रक्रिया के बारे में बताएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया अनाज पीसने के यंत्र तथा उनके आपस में मिलने, मिश्रण करने और पकाने के बर्तनों की आवश्यकता थी। ठीक है, इन सभी को पत्थर, धातु, मिट्टी से बनाया जाता था। ठीक है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं कि अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली हैं। अवतल चक्की मतलब क्या होता है आपको हम बताते हैं, पहले पूरा पढ़ा देते हैं। और ऐसा प्रतीत तो होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त में ये एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्की स्थल कठोर कंकरीले या फिर अग्निज और अथवा बलुए पत्थर से निर्मित थी। आमतौर पे इसके कुछ अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिले हैं। देखो साधारणतः जो चक्कियाँ हैं वो सीधे तौर पे क्या मिलती है, क्या बताती है, मतलब जो आप लोगों ने घर में जांत उत देखा है, एक होता है पत्थर का, मतलब बहुत से अग्निय पत्थर, कंकरीले पत्थर या फिर अग्निज पत्थर या फिर बलुआ पत्थर, बहुत से पत्थर से बनते हैं आपके जांत। आप लोगों ने जांत या फिर सिलवट उलवट देखे होंगे। तो एक बस एक ही साधन था वहाँ पे पिसाई विसाई भोजन बनाने के लिए प्रक्रिया में, उसको कूटने पीसने का बस एक ही साधन था, वो था जांत। ठीक है, इसके बारे में साक्ष्य मिला है। ठीक है, जिससे निचला और खोखला हो गया था। देखो ये देखो, ये तुमको दिख रहा है ना अवतल चक्की, बोले तो सिलवट या फिर जात। ये तुम्हारा ये जो तुमको दिख रहा है अवतल चक्की में, ये जो तुमको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये तुम्हारा जात टाइप का था और सिलवट टाइप का था जिसपे आप लोग रखते हो। और ये जो तुम्हारा ऐसे जो ऐसे रगड़ा जाता है सिलवट, देखे हो ना, उसी टाइप का था। ये तुम्हारा पत्थर है सिलवट लोढ़ा। ठीक है, ये तुम्हारा पत्थर है, ये तुम्हारा सिलवट। ठीक है, ये अवतल चक्की है। ठीक है, चलो। पुरातत्व तो वर्तमान के समय में तुलनाओं से यह समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन वस्तुएं किस प्रयोग में लाई जाती थी और मौके खोजी गई तो वस्तुओं की तुलना आजकल की चक्कियों से कर रहे हैं। क्या यह एक उपयोग नीति है? ये आपके बात का सब मतलब काम का चीज़ नहीं है और इसको नॉर्मल बताया गया है। देखो
मतलब ये जो तुम देख रहे हो, आप लोगों ने अभी भी घर में देखा होगा, बहुत से जो गांव में रहते हैं उनको घर देखा होगा कि ऐसे ऐसे पत्थर मिलते हैं, ठीक है, जिसको सिलवट लोढ़ा कहता है, वो सब के बारे में। तो इसको यूज देख के, आज के टाइम में यूज होने वाले चीज़ों को देख के लगाया जा रहा है कि पहले जो वस्तुएं थी उनका यूज कैसे होता था, किस लिए होता था, किस कार्य में उसका यूज होता था, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग का, अब देखो, आज की क्लास यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं, ठीक है। कल आप लोग को मोहनजोदड़ो पढ़ाएंगे और उससे बढ़िया से समझाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बढ़िया से कंप्लीट और कवर कराएंगे। तो आप लोग अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हर एक लाइन, हर एक चीज़ को बढ़िया समझिए और समझ में आ रहा है आपको, हमको लग रहा है, ठीक है। अगर कोई इसके अलावा भी कोई सपोर्ट चाहिए, कोई चाह रहा है कोई एक्स्ट्रा चीज़ कराने के लिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करा बता दीजिए, ठीक है। हम वो जरूर कोशिश करेंगे आप लोगों को प्रोवाइड कराने का, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं कल। और हाँ, एक और बात, आपको जो हम एनसीईआरटी पढ़ाए हैं, इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको याद रखिएगा और इसको दोबारा खुद से रीडिंग करके आइएगा, तब आपको ज़्यादा बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। मतलब इस टाइम जो हम करा रहे हैं उसको दोबारा आपको करके आना है, ठीक है। चलो, तब तक के लिए जय हिंद।